साल 1980 अमेरिका की एक बड़ी और दुनिया की पहली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली आता है और चाणक्यपुरी में मौजूद उस वक्त के दिल्ली के सबसे आलीशान होटल ताज पैलेस में आकर रुकता है। ये एक देसी बंदा था जो 1964 में इंजीनियरिंग करने भारत छोड़ अमेरिका चला गया था और अब वो एक दिग्गज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर लौटा था। दिल्ली आते ही वो शख्स अमेरिका में मौजूद अपनी पत्नी को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी फोन कनेक्ट ही नहीं हो पाता। थक हार कर वो वापस अपने कमरे में लौट जाता है। ये वो दौर था जब फोन एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, इतना लग्जरी कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तब ताज पैलेस के कुछ ही चुनिंदा कमरों में पर्सनल फोन की सुविधा हुआ करती थी। अगली सुबह उस वाइस प्रेसिडेंट को होटल के बाहर नारेबाजी कर रहे लोगों का शोरगुल सुनाई दिया। खिड़की से बाहर झांकने पर उसने एक अजीबोगरीब नजारा देखा। बाहर एक शव यात्रा चली जा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि लोगों के कंधे पर किसी इंसान की अर्थी नहीं बल्कि टूटे हुए लैंडलाइन फोन्स थे। ये एक डेड फोन की शव यात्रा थी। डेड फोन एक सार्कास्टिक टर्म 1980 या उसके पहले के दशकों में भारत के लैंडलाइन फोन्स को सार्काज्म में यही कहा जाता था। लैंडलाइन की हालत और मैनेजमेंट के खस्ता हाल से लोग परेशान थे। सालों की वेटिंग के बाद फोन का कनेक्शन मिलता था, लेकिन कनेक्शन मिलने के बाद भी हालात ये थे कि टेलीफोन घर में बस एक शो पीस की तरह पड़ा रहता था, क्योंकि ज्यादातर फोन डेड पड़ा रहता था और चालू होने पर फोन को कनेक्ट करने की झिकझिक अलग थी। खैर, वो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका छोड़ वापस भारत में बसने की प्लानिंग में थे और उसके लिए उन्हें भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक मौका दिखाई दिया। फिर क्या था, एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई और पहुंच गए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने। वो वाइस प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि वो थे सत्यनारायण पित्रोदा, जिन्हें लोग सैम पित्रोदा के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी के जीते जी ये काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन फिर पिक्चर में आए राजीव गांधी, जिन्हें टेक सेवी प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। राजीव गांधी ने सैम के साथ काम करना शुरू किया और सबसे पहले सी डॉट नाम का डिपार्टमेंट बनाया गया। सी डॉट यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इस तरह टेलीफोन से जुड़े सारे कामकाज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ से लेकर सी डॉट को सौंप दिए गए। फिर शुरू होती है क्रांति। बेंगलुरु में हार्डवेयर तैयार होते हैं और दिल्ली में सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, और कुछ ही वक्त बाद देश के छोटे बड़े शहरों के नुक्कड़ों पर पीले रंग के डिब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसके अंदर एक फोन रखा होता था और इस डिब्बे से किए गए कॉल्स ना तो ड्रॉप होते और ना ही कनेक्टिविटी में कोई परेशानी आती थी। भारत में ये एसटीडी पीसीओ की शुरुआत थी। लेकिन ये कहानी पीसीओ की नहीं, ये कहानी है एमटीएनएल की, सैम पित्रोदा के दूसरे प्रयोग की, जिसका पूरा नाम था महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। वो प्रयोग जिसने दिल्ली और मुंबई के टेलीफोन जगत में क्रांति ला दी। एक ऐसा प्रयोग जिसने सालों की वेटिंग के बाद मिलने वाले टेलीफोन कनेक्शन को मात्र चंद घंटे का प्रोसेस बना दिया। सजावट या डेड फोन कहे जाने वाले टेलीफोन को स्टाइल और स्टेटस सिंबल का दर्जा दिया। घर घर में टेलीफोन कनेक्शन लगने लगे। 1991 के प्राइवेटाइजेशन के बाद खड़े हुए भारती एयरटेल या आइडिया जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के बावजूद ये कंपनी इतनी कमाई कर रही थी कि 1997 में एमटीएनएल को नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। एमटीएनएल की तुलना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियों से की जाने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना, उगता सूरज कभी ना कभी तो डूबता है, और एमटीएनएल का सूरज भी अब लगभग पस्त होने वाला है। इस कंपनी पर 34,000 करोड़ रुपए का उधार है। हालात ये है कि एमटीएनएल के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी तक देने के पैसे नहीं है। कभी बीएसएनएल को टेक ओवर करने का मादा रखने वाली ये कंपनी आज बीएसएनएल की एक सब्सिडरी कंपनी बनकर रह गई है। तो किस्सा के इस वीडियो में हम सुनाएंगे कहानी इसी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल की। कैसे अमेरिका से लौटे सैम पित्रोदा भारत के टेलीकम्युनिकेशन को सुधारने का बीड़ा उठाते हैं, एमटीएनएल नाम की एक ऐसी कंपनी खड़ी करते हैं जिसकी धूम विदेशों तक थी। बात होगी एमटीएनएल की सक्सेस की कि कैसे ये कंपनी कमाई के मामले में एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल जैसी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को टक्कर देने लगी थी
और फिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी लगातार डूबती चली गई और आज हालात ये है कि करोड़ों के कर्जे के नीचे दबी ये कंपनी हजारों करोड़ों की आर्थिक मदद के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है एमटीएनएल की सक्सेस और उसके डाउनफॉल का। एमटीएनएल की इस कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। यह कहानी ओडिशा के एक बहुत ही पिछड़े जिले बालंगीर से शुरू होती है। जिले में एक छोटा सा कस्बा था टिटलागढ़। यहां बढ़ई का काम करने वाली एक गुजराती पित्रोदा फैमिली में 16 नवंबर 1942 को एक लड़का पैदा हुआ। लड़के का नाम रखा गया सत्यनारायण। थोड़ा बड़ा होने पर सत्यनारायण और उसके भाई मानेक को पढ़ाई के लिए गुजरात भेज दिया जाता है, जहां सत्यनारायण पहले शारदा मंदिर बोर्डिंग स्कूल से स्कूलिंग पूरी करता है और फिर वडोदरा के सायाजी राव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स करता है। यहीं 20 साल की उम्र में सत्यनारायण को एक अनु नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और आगे चलकर वही उसकी अर्धांगिनी बनती है। सत्यनारायण पढ़ाई में काफ़ी शार्प था, इसलिए उसे अमेरिका के शिकागो में स्थित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। सत्यनारायण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने शिकागो चला जाता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1964 में सत्यनारायण की ओक इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी में नौकरी लग जाती है। इस कंपनी का मेन धंधा था टेलीविजन ट्यूनर बनाने का। एक महीने बाद जब सत्यनारायण को उनकी सैलरी का पहला चेक मिला तो चेक में नाम सैम पित्रोदा लिखा था। जब वो एचआर के पास इसकी शिकायत लेकर गए तो उसने कहा कि उनका नाम काफी लंबा है, इसलिए इसे बदल दिया। बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में सैम बताते हैं कि उन्हें उस वक्त उस महिला पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत थी। अगर वो चेक में नाम बदलवाते तो पूरे प्रोसेस में 2 हफ्ते और लग जाते। ऐसे में सत्यनारायण ने उसे बदलने की कोशिश नहीं की और इस तरह वो सत्यनारायण पित्रोदा से सैम पित्रोदा हो गए। 1974 में सैम दुनिया की सबसे पहली डिजिटल कंपनियों में से एक विस्कॉम स्विचिंग में काम करने लगे। इस कंपनी को 1980 में रॉकवेल इंटरनेशनल ने खरीद लिया। यह बदलाव सैम के लिए काफी पॉजिटिव साबित हुआ। नई लीडरशिप ने उन्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और उन्हें कंपनी की कुछ हिस्सेदारी भी मिल गई। लेकिन साल 1980 का अंत आते आते सैम वापस भारत जाने का मूड बना चुके थे। उन्होंने कंपनी की अपनी हिस्सेदारी बेच दी, जिससे उन्हें उस वक्त $40 लाख की मोटी रकम मिली। और फिर 1980 में वो दिल्ली चले आए, जहां ताज पैलेस में रुकने के दौरान सैम ने वो डेड फोन की शव यात्रा देखी और फिर उन्हें भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को सुधारने का आइडिया आया। साल 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में थी। डेड फोन सरकार के गले की हड्डी बन चुका था। ऐसे में सैम पित्रोदा ने भारत के तंगहाल टेलीकम्युनिकेशन को सुधारने के लिए रोड मैप तैयार किया। उन्हें मेनली 3 परेशानियां दिखाई दी। पहली, टेलीफोन कनेक्शन मिलने के लिए सालों की वेटिंग। दूसरी परेशानी थी पुरानी एनालॉग टेक्निक के कारण कॉल कनेक्टिविटी में दिक्कतें। और तीसरी थी ग्रामीण क्षेत्रों में ना के बराबर कम्युनिकेशन सुविधाएं। बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में सैम बताते हैं कि उन्होंने इन्हीं 3 पॉइंट्स को काउंटर करने के लिए एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार की और खुद से इंदिरा गांधी से जुड़े नौकरशाहों को लेटर लिखने लगे। सैम की मेहनत रंग लाई। साल 1981 में इंदिरा गांधी ने सैम को दिल्ली में अपने मंत्रिमंडल के सामने टेलीकॉम इंडस्ट्री के सुधार पर प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलावा भेजा। ये मीटिंग भारत में टेलीकॉम क्रांति की नींव साबित हुई। सैम बताते हैं कि इंदिरा कैबिनेट के सामने उन्होंने करीब 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें सैम ने 5 पॉइंट्स में अपनी बात रखी। पहला, टेलीकॉम की बदहाल स्थिति, जिसमें सैम ने भारत के टेलीफोन सिस्टम को विपक्षी पार्टियों की तरह ही डेड फोन कहा, क्योंकि कनेक्शन मिलना लगभग असंभव था और अगर मिल भी जाता था तो खराब कनेक्टिविटी से लोग परेशान रहते थे। दूसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव। सैम ने इंदिरा सरकार को पुरानी एनालॉग स्विचिंग के बजाय डिजिटल स्विचिंग का प्रस्ताव दिया।
आपने फिल्मों में देखा होगा, पहले जब लोग फोन लगाते थे तो मेन ऑफिस में बैठा कोई इंसान मैनुअली एक कनेक्शन को दूसरे कनेक्शन के साथ जोड़ता था, फिर कहीं जाकर फोन मिल पाता था। इन ऑफिसेज को टेलीफोन एक्सचेंज कहा जाता था। लेकिन सैम ने नई टेक्नोलॉजी के दम पर डिजिटल स्विचिंग तैयार करने का प्लान समझाया। तीसरा प्लान दिया स्वदेशी समाधान। सैम ने विदेश से तकनीक लाने के बजाय देश में ही इसकी तकनीक बनाने का ब्लूप्रिंट दिया। बताया कि विदेश की टेक्निक महंगी तो है ही, साथ ही भारत के मौसम के हिसाब से टिकाऊ भी नहीं होगी, क्योंकि केबल्स या दूसरी मशीनरी बाहर ओपन या जमीन में लगाई जाती थी। चौथा सुझाव था पीसीओ की अवधारणा। सैम ने अपनी प्रेजेंटेशन में पीसीओ पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस, ताकि कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीफोन का इस्तेमाल कर पाएं। इससे बहुत से लोग एक ही फोन पर निर्भर रह सकेंगे, कनेक्शन की वेटिंग कम होगी, साथ ही ज्यादा कनेक्शन का लोड भी नहीं होगा। पांचवा सुझाव था आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। सैम ने अपने प्रेजेंटेशन में यह भी तर्क दिया कि टेलीकॉम क्रांति से व्यापार, शिक्षा जैसी चीजों में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी को सैम का दिया ये प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया। बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में सैम बताते हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद कुछ नौकरशाह डेड फोन वाले टर्म से काफी नाराज हुए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ओवरऑल सेटिस्फाइड थी। सैम बताते हैं कि इंदिरा को स्वदेशी टेक्निक का विचार काफी पसंद आया था, लेकिन इसके बावजूद भी सैम को टेलीकॉम रेवोल्यूशन के लिए इंदिरा सरकार से औपचारिक अनुमति नहीं मिली। इंदिरा गांधी ने सैम को एक सलाहकार के तौर पर काम करने की छूट तो दी, लेकिन कोई औपचारिक पद या संसाधन नहीं दिए। सैम ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कामकाज पर नजर डालनी शुरू की और फिर स्वदेशी टेलीकॉम टेक्निक बनाने के ब्लूप्रिंट तैयार करने लगे। यही ब्लूप्रिंट आगे चलकर एक डिपार्टमेंट में तब्दील हुआ, जो कहलाया C-DOT। इकतीस अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। एयर इंडिया के पायलट रह चुके राजीव गांधी काफी टेक सेवी थे। सैम के लिए अच्छी बात यह थी कि राजीव उन्हें पहले से ही जानते थे और टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों के विचार काफी मिलते जुलते थे। सत्ता संभालने के बाद राजीव गांधी ने सैम को इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का नक्शा बदलने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें प्रधानमंत्री का टेक्नोलॉजी एडवाइजर बनाया गया। अब सैम के पास अपनी 3 सालों की मेहनत से तैयार किए ब्लूप्रिंट को धरातल पर उतारने का वक्त आ गया था। 26 अप्रैल 1984 को राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से उन्हें एक डिपार्टमेंट बनाने की मंजूरी मिली, जिसका नाम रखा गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक यानी C-DOT। सैम ने प्रतीकात्मक रूप से ₹1 प्रति महीने की सैलरी पर काम करना शुरू कर दिया। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए सैम बताते हैं कि रूजवेल्ट के समय में अमेरिका के लोगों ने देश को मुफ्त में अपनी सेवाएं दी थी। जब मैं भारत आया तो यहाँ के मेरे दोस्त रजनी कोठारी, आशीष नंदी, धीरू भाई सेठ ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें देश की सेवा करनी हो तो दिल लगाकर काम करो। मैंने सोचा कि यह समय भारत को देने का है, उससे लेने का नहीं। भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने मात्र $10 में यहां से मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी और 1980s के दौर में सैलरी भी काफी कम होती थी। 10,000 रुपए की तनख्वाह लेकर मैं क्या ही करता। सैम ने 400 लड़कों की एक टीम बनाई, जिनकी औसत आयु 25 से 30 साल के बीच थी। सैम बताते हैं कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के लिए बेंगलुरु में हार्डवेयर बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्हें दिल्ली में जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे में राजीव गांधी ने उन्हें हौज खास में सीरी फोर्ट के पास बने एशियाड विलेज में जाने की सलाह दी। वो जगह वैसे तो काफी अच्छी थी, लेकिन वहां एयर कंडीशनिंग नहीं थी, ना ही कोई फर्नीचर था। टीम खाट पर बैठकर काम किया करती थी। ऐसे में अकबर होटल के खाली पड़े 2 फ्लोर्स किराए पर लिए गए और C-DOT का नया दफ्तर तैयार हुआ। फिर यहीं से युवा इंजीनियर्स को डिजिटल स्विचिंग सिस्टम तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। 1987 आते आते C-DOT ने 3 साल के भीतर ही एक स्वदेशी डिजिटल सिस्टम विकसित कर लिया था। यह सिस्टम छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक स्केलेबल था। यह भारत की गर्म जलवायु और लिमिटेड बिजली आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया था, साथ ही विदेशी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा सस्ता था।
सी डॉट द्वारा तैयार किया गया ये स्वदेशी डिजिटल स्विचिंग सिस्टम भारत के टेलीकॉम नेटवर्क की नींव बनकर उभरा और आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी के दम पर एमटीएनएल और फिर बाद में बीएसएनएल नाम की टेलीकॉम कंपनियां शुरू हुई। उन्नीस में सैम पित्रोदा ने जब इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल को अपना पहला प्रेजेंटेशन दिया था तो उसमें सैम ने पीसीओ की अवधारणा पेश की थी, पब्लिक कॉल ऑफिस का ऐसा प्रयोग जिससे भारत में आम लोगों की पहुंच टेलीफोन तक सुलभ हो सके। एक और जहां सी डॉट के इंजीनियर्स डिजिटल स्विचिंग टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सी डॉट की दूसरी टीम देश भर में पीले पीसीओ बूथ बनाने पर काम कर रही थी, जिन्हें गली नुक्कड़ के छोटे दुकानदारों, पान वालों या स्थानीय उद्यमियों को दिया गया। इन बूथ से सस्ते दाम पर कॉल की जा सकती थी, जो कि सी डॉट के स्विच और डाक विभाग के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। ये पीले पीसीओ बूथ आगे जाकर काफी मशहूर हुए, जिन्हें एसटीडी आईएसडी पीसीओ कहा जाता था। पीसीओ के प्रयोग के बाद बारी थी एमटीएनएल की। सैम पित्रोदा का प्लान अब पर्सनल टेलीफोन को दुरुस्त करने का था। सी डॉट ने डिजिटल स्विचिंग टेक्नोलॉजी तैयार कर ली थी, जो भारत में बार बार लाइट जाने के बावजूद काफी अच्छे तरीके से काम करती थी। ऐसे में सी डॉट ने प्रयोग के तौर पर बड़े बड़े शहरों को चुना। प्लान था एक ऐसा सिस्टम तैयार करने का जिसके जरिए महानगरों में एडवांस टेलीफोन सुविधा दी जा सके, जिसके कनेक्शन कभी खराब ना हो, कभी कनेक्टिविटी की समस्या ना आए, कॉल ड्रॉप की कोई परेशानी ना हो। 1 अप्रैल 1986 को 2 शहरों मुंबई और दिल्ली में टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत की गई। इस कंपनी का नाम रखा गया एमटीएनएल, जिसकी फुल फॉर्म थी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। यह प्रयोग काफी सक्सेसफुल साबित हुआ, लेकिन एमटीएनएल के सामने भी वही परेशानी थी जो पिछले सिस्टम में आती थी, बार बार मशीनों की खराबी और कनेक्शन के लिए इंतजार। ऐसे में इससे निपटने के लिए काफी बदलाव किए गए। सैम बताते हैं कि उन्होंने भले ही स्वदेशी डिजिटल स्विचिंग टेक्नोलॉजी बना ली थी, भले ही बेंगलुरु में हार्डवेयर बनाए जा रहे थे, लेकिन अब भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनके लिए विदेशी मदद लेनी पड़ी थी। ऐसे में एमटीएनएल के लिए जापान की एनईसी और फ्रांस की एल्केटेल जैसी कंपनियों से मदद ली गई, लेकिन विदेशी टेक्निक को भारत में लागू करना इतना आसान नहीं था। मुंबई में एमटीएनएल इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके अशोक मेहता ने खबरगांव को बताया कि हमें विदेश से आई मशीनों को चलाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। जापान से आए इंजीनियर हमें ट्रेन करते, लेकिन उनकी मशीनें बार बार खराब हो जाती थी। जब हम पूछते थे तो कहते थे भारत की गर्मी और धूल से मशीनें खराब हो जा रही हैं। मुंबई में बारिश में पानी भरने के कारण टेलीफोन लाइनें खराब हो जाती थी। अशोक मेहता बताते हैं कि बाद में उन्होंने उन मशीनों में बदलाव कर उसे भारत के मुताबिक तैयार किया। टेलीफोन लाइनों को ज्यादा मजबूत और वाटरप्रूफ बनाया गया। एमटीएनएल का कनेक्शन लेने के लिए रोज बड़ी संख्या में लोग आते थे। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। लोग तुरंत कनेक्शन लेना चाहते थे। ऐसे में एमटीएनएल ने तत्काल कनेक्शन की सुविधा लॉन्च की। सालों की लंबी वेटिंग के बजाय अब लोगों को चंद घंटों में ही कनेक्शन मिलने लगा। 1980 और 90 का दशक एमटीएनएल का मानो स्वर्णिम युग था। 1987 आते आते दिल्ली और मुंबई के टेलीफोन एक्सचेंज पूरी तरह से डिजिटल हो गए थे। 1990 तक एमटीएनएल के पास 80 लाख से अधिक ग्राहक थे और ये भारत की टॉप टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी। 1991 में जब भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया, उसके बाद देश में भारती एयरटेल और आइडिया जैसे निजी टेलीकॉम प्लेयर्स उभरने लगे, लेकिन उसके बावजूद एमटीएनएल का वर्चस्व बरकरार रहा। इस दौर में कंपनी की रेवेन्यू 3,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यहां तक कि 1997 में एमटीएनएल को देश की नवरत्न कंपनियों में शुमार कर लिया गया, जिसमें ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियां शामिल थी। एमटीएनएल नई नई स्कीम्स और नए नए इनोवेशन लेकर आ रहा था। 1990 के दशक का अंत आते आते एमटीएनएल ने ट्राइबेंड नाम से ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की, जो दिल्ली और मुंबई के मिडिल क्लास के बीच खूब पॉपुलर हुई। कंप्यूटर का दौर शुरू ही हुआ था और टेक्नोलॉजी के साथ एमटीएनएल कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। इसके अलावा एमटीएनएल ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अलग से वीपीएन, वीओआईपी और लीज लाइन जैसी सर्विसेज भी शुरू की थी।
2001 में एमटीएनएल ने अपना मोबाइल लॉन्च किया जिसका नाम था ट्रम्प प्रीपेड मोबाइल, जिसमें डॉल्फिन पोस्टपेड जीएसएम हुआ करता था। ट्रम्प प्रीपेड जीएसएम और गरुड़ा WLL फैसिलिटी वाला फोन था। यह सर्विस दिल्ली और मुंबई के यूथ के बीच काफी पॉपुलर हुई। कोई दौर था जब एमटीएनएल का टेलीकॉम इंडस्ट्री पर दबदबा था और भारत में कोई बड़ी सर्विस लॉन्च होती थी तो उसे एमटीएनएल ही लॉन्च करता था। फिर चाहे वो 2008 में 3G सर्विस का लॉन्च हो या फिर 2012 में HSPA प्लस टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए एमटीएनएल ने इंटरनेट की स्पीड को थोड़ी गति दी थी। एमटीएनएल तेजी से अपने आप को बढ़ा रहा था। एक और वो मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों से अलग बीएसएनएल के साथ टाई अप करके ग्रामीण भारत की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एमटीएमएल यानी महानगर टेलीफोन मॉरिशस लिमिटेड के साथ मॉरिशस में और यूटीएल यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड के साथ नेपाल में अपने बिजनेस फैला रहा था। 2009 आते आते एमटीएनएल ने मॉरिशस का 10% मार्केट कैप्चर कर लिया था। लेकिन जैसे हमने वीडियो में पहले ही बताया, 1980 और 90 का दशक ही एमटीएनएल के लिए स्वर्णिम काल रहा। 1990 तक आते आते एमटीएनएल के पास भले ही 80 लाख से ज्यादा ग्राहक मौजूद थे, लेकिन 2009 तक उसके ग्राहकों की संख्या में सिर्फ 80,000 की ही बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि 19 साल में सिर्फ 80,000 ग्राहक ही बढ़े थे। कारण था प्राइवेटाइजेशन के बाद खड़ी हुई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, जो एमटीएनएल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी थीं। साल 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार उदारीकरण की नीति लेकर आई, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर साल 1994 में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति लागू हुई, जिससे देश में प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स को मंजूरी मिल गई। इसके बाद 1999 में नियमों में ढील दी गई। भारतीय एयरटेल और आइडिया सेल्युलर जैसे खिलाड़ी बाजार में जगह बनाने लगे थे। आक्रामक मार्केटिंग, सस्ते टैरिफ और नई टेक्नोलॉजी के दम पर वो लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रहे। ये पहली बार था जब एमटीएनएल को देश के अंदर ही चुनौती मिली थी। एमटीएनएल देश में टेलीकॉम का इकलौता प्लेयर हुआ करता था, लेकिन एयरटेल और आइडिया की एंट्री के बाद एमटीएनएल के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई। पहली चुनौती थी टेक्निकल पिछड़ापन। एमटीएनएल को सबसे ज्यादा परेशानी इसी से हुई। भले ही एमटीएनएल ने प्राइवेट प्लेयर्स को चुनौती देने के लिए 2008 में ही 3G सर्विसेज का ऐलान कर दिया था, लेकिन वो इसमें पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो सकी। जबकि स्मार्ट के नाम से सिम कार्ड बेचने वाली रिलायंस और एयरटेल जैसे प्लेयर्स ने 2009 में अपनी 3G सर्विसेज लॉन्च की, लेकिन उनकी सर्विस एमटीएनएल की सर्विसेज से बेहतर थी। एमटीएनएल ने 4 साल की मेहनत के बाद HSPA प्लस टेक्नोलॉजी लॉन्च की, तब कहीं जाकर वो 3G की असली स्पीड दे पाए। जबकि इस वक्त तक प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स 4G की दिशा में काम करना शुरू कर चुके थे। इसके अलावा डॉल्फिन जैसे जीएसएम सिम कार्ड की सर्विस भी प्राइवेट प्लेयर्स की तुलना में काफी कमजोर थी। दूसरी चुनौती थी सर्विस। बेशक एमटीएनएल ने डेड फोन को अलाइव कर दिया था। सी डॉट ने देसी डिजिटल स्विचिंग के दम पर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया था। लोगों का टेलीफोन्स के प्रति परसेप्शन बदलने में वो कामयाब हुए थे, लेकिन ये थी तो एक सरकारी ही कंपनी। एमटीएनएल का कनेक्शन लेने के लिए भले अब आपको सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता था, लेकिन सरकारी दफ्तर तो जाना ही पड़ता था। लाइन में लगकर फॉर्म भरना होता था, फिर कहीं जाकर कनेक्शन मिलता। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स ने ग्राहक भगवान है के फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया। इन प्राइवेट प्लेयर्स की नीति थी कि पहले सिम कार्ड ले जाओ, वेरिफिकेशन भले ही हफ्ते बाद कराओ, वो भी चलेगा। एमटीएनएल के दफ्तर में जहां खुद आपको फॉर्म भरना पड़ता था, प्राइवेट सिम बेचने वाले दुकानदार फॉर्म पर सिर्फ साइन लेकर ही आपका काम कर देते थे। आगे चलकर आप देखेंगे कि जैसे 2016 में जियो ने फ्री 4G सर्विसेज देकर टेलीकॉम इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया था, ठीक वैसे ही उस दौर में रिलायंस कम्युनिकेशन स्मार्ट के नाम से अपना जीएसएम सिम कार्ड सर्विस लेकर आई थी। चलते फिरते रोड पर ही 10, 20, 30 रुपए में इसके सिम कार्ड मिल जाया करते थे। जितने का सिम कार्ड उतने का टॉपअप या कहें बैलेंस उस सिम में पहले ही दे दिया जाता था। टेक्स्ट मैसेज और इंटरनेट के लिए भी कुछ MB डेटा मुफ्त में मिल जाता था, जो अलग से रिचार्ज करने पर महंगा पड़ता था। इस तरह के प्रयोगों ने ग्राहकों को एमटीएनएल से करीब करीब दूर ही कर दिया। कॉल रेट काफी सस्ती कर दी गई। ये वो दौर था जब लोग मोबाइल रिचार्ज कराने के बजाय नए सिम कार्ड खरीद लेने पर ज्यादा भरोसा करते थे। एमटीएनएल के सामने तीसरी चुनौती थी एम्प्लॉइज और फाइनेंशियल बर्डन।
जब सी डॉट ने एमटीएनएल पर काम शुरू किया था तब उनके पास लिमिटेड और पैशनेट कर्मचारी थे। 25-30 साल के युवा इंजीनियर्स एक दिग्गज अमेरिकन कंपनी के एक्स वाइस प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा के साथ पूरे जोश के साथ काम करते थे, लेकिन बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल का मर्जर उसे सरकारी ढर्रे में ढकेलता गया। फिनशॉट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक एमटीएनएल के पास प्रति ग्राहक सबसे अधिक कर्मचारी थे, जो देश में मौजूद दूसरे किसी भी अन्य टेलीकॉम कंपनी से ज्यादा थे। एमटीएनएल के ऊपर वेतन और पेंशन का बोझ काफी ज्यादा पड़ने लगा था। जैसे कि वीडियो में हमने बताया, 1990 से 2009 के बीच 19 सालों में एमटीएनएल को सिर्फ 80,000 और ग्राहक मिले थे। एमटीएनएल की आय घटती जा रही थी, जबकि सैलरी, पेंशन और पूरे मैकेनिज्म को चलाने की लागत बढ़ती ही जा रही थी। मुंबई में एमटीएनएल के लिए काम कर चुके अशोक मेहता बताते हैं कि हमारी सैलरी तो समय पर मिलती थी, लेकिन हमें पता था कि कंपनी घाटे में जा रही है। हर साल नया उपकरण खरीदने की बात होती थी, लेकिन वित्तीय घाटे के चलते मंजूरी ही नहीं मिल पाती थी। जबकि वहीं एमटीएनएल के कॉम्पिटिटर निजी कंपनियों ने सस्ते टैरिफ और तेज सेवाओं के साथ ग्राहकों को लुभाया। 2016 में रिलायंस जियो के प्रवेश ने बाजार को पूरी तरह बदल दिया। जियो ने मुफ्त कॉल और डेटा की पेशकश की, जिसने एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनी को हाशिए पर धकेल दिया। दो 2000 का दशक खत्म होते होते रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसे आरकॉम भी कहा जाता था, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के तौर पर उभरने लगी। धीरूभाई अंबानी द्वारा बनाई गई ये कंपनी बंटवारे के बाद छोटे भाई अनिल अंबानी के हाथ आई। रिलायंस कम्युनिकेशन कई तरीके की सर्विसेज दिया करती थी। रिलायंस की वायर्ड टेलीफोन सर्विसेज थी। इसके अलावा रिलायंस ने सीडीएमए फोन भी मार्केट में उतार दिए थे। आरकॉम की रिम सर्विस यानी रिलायंस इंडिया मोबाइल सर्विस काफी पॉपुलर थी, जो रिम टू रिम फ्री सर्विस के लिए जानी जाती थी, यानी फोन करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा स्मार्ट के नाम से जीएसएम सिम कार्ड अलग से बेचे जाते थे, जिसकी मार्केटिंग काफी आक्रामक थी। अब जब बंटवारे में रिलायंस कम्युनिकेशन छोटे भाई अनिल अंबानी के हाथों में गई, तो बड़े भाई मुकेश अंबानी ने भी टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में अपने पैर जमाने की सोची। साल 2007 में मुकेश अंबानी ने अहमदाबाद में जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की, लेकिन सालों तक वो चुपचाप बैकएंड पर काम करते रहे। फिर 5 सितंबर 2016 को भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बम फूटता है। मुकेश अंबानी आते हैं और बिल्कुल फ्री अनलिमिटेड 4G इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर देते हैं। ये वो दौर था जब इंडिया में 4G सर्विस तो दूर 4G फोन्स तक नहीं आते थे। उंगलियों पर गिन सको बस उतने ही चुनिंदा 4G फोन्स मौजूद थे। लोग 1 या 2 GB इंटरनेट का रिचार्ज कराते थे और उसे पूरे महीने चलाते थे। लेकिन जियो ने सब कुछ बदल दिया। 3G इंटरनेट चलाने वाले इंडियंस को अचानक फ्री में 4G इंटरनेट मिल गया, अनलिमिटेड डेटा, वो भी बिल्कुल फ्री। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसे दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के पास जियो के धमाके को काउंटर करने के लिए कोई प्लान ही नहीं था। जियो अनलिमिटेड फ्री फास्ट इंटरनेट और फ्री कॉलिंग सर्विस अपने यूजर्स को दे रहा था। बस 400 से 450 रुपए का सिम कार्ड खरीदो और फ्री में इंटरनेट पाओ। दिन रात जितने घंटे बात करनी है फ्री में बात करते रहो। जियो की लहर में एयरटेल और वोडाफोन जैसे कुछ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स सरवाइव तो कर गए, लेकिन जियो की आंधी एमटीएनएल और बीएसएनएल को ले डूबी। वैसे तो एमटीएनएल के बुरे दिन साल 2009 के बाद से ही शुरू हो गए थे, लेकिन दिन लदने लगे साल 2012 के बाद, जब एमटीएनएल ने आखिरी बार अपनी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव किया था और अपने 3G नेटवर्क में HSPA+ टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। लेकिन ये अपग्रेड भी ग्राहकों को अपनी ओर लुभाने में नाकाम साबित हुआ, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स पहले ही ग्राहकों को अपने फास्ट इंटरनेट और क्वालिटी कॉल टाइम से लुभा चुके थे। फिनशॉट्स की रिपोर्ट के मुताबिक एमटीएनएल का रेवेन्यू साल 2015 में जहां 3000 करोड़ था, वो 2024 में घटकर 800 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि कंपनी का घाटा 2900 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सरकार ने कई बार देश की इस नवरत्न कंपनी को उबारने की कोशिश की। फिनशॉट की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज घोषित किया। इसमें एमटीएनएल का बीएसएनएल के साथ विलय, मुफ्त 4G स्पेक्ट्रम और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस स्कीम शामिल थी।
कंपनी के करीब 14,000 कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया, जिससे एमटीएनएल के कर्मचारी 90% तक कम हो गए। लेकिन इतनी कोशिशें एमटीएनएल को उबारने के लिए काफी नहीं थी। एमटीएनएल का घाटा इतना बड़ा था कि वो 4G सर्विसेज शुरू ही नहीं कर पाया। ऐसे में सरकार ने एक के बाद एक एमटीएनएल और बीएसएनएल को उबारने के लिए और कई पैकेज अनाउंस किए। 1.64 लाख करोड़ रुपए का दूसरा रिवाइवल पैकेज दिया गया। बात नहीं बनी तो फिर से 89,000 करोड़ रुपए दिए गए और हाल ही में मोदी सरकार ने फिर से 6,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। यानी कुल मिलाकर एमटीएनएल और बीएसएनएल को 3.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद एमटीएनएल की स्थिति नहीं सुधर सकी। जिस एमटीएनएल का नाम ही महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड था, जिसे बनाया ही महानगरों में सर्विस देने के लिए गया था, उस एमटीएनएल की दिल्ली और मुंबई की मोबाइल सर्विस बीएसएनएल को सौंप दी गई और यहीं से एमटीएनएल एक खोखली कंपनी बन गई, जिसे आज बीएसएनएल की सब्सिडरी कंपनी के तौर पर जाना जाता है। आज साल 2025 में भी एमटीएनएल की स्थिति दयनीय है। इसके दफ्तर खंडर हो चुके हैं, टेबलों पर धूल जमी हुई है, कंप्यूटर्स आउटडेटेड होकर खराब हो चुके हैं, टेलीफोन केबल्स और लाइनों के बंडल्स चोरी हो चुके हैं, दफ्तरों की गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं। एमटीएनएल के ऊपर अभी भी कुल 34,484 करोड़ रुपए की देनदारी है, यानी उधार जो उसे बैंकों को लौटाना है। 34,484 करोड़ रुपए में से 8,585 करोड़ रुपए के लोन को डिफॉल्ट घोषित किया जा चुका है। एसबीआई, यस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने एमटीएनएल को नॉन प्रॉफिट एसेट यानी एनपीए तक घोषित कर दिया है। यानी अब इसके पास अपना उधार चुकाने का मादा नहीं बचा है। बैंकों ने एमटीएनएल से बकाया वसूलने के लिए बाकायदा अलग से एक समूह बनाया है, लेकिन सरकारी कंपनी होने के कारण इसे बैंकरप्सी कोर्ट में ले जाना आसान नहीं है। कोर्ट के मुताबिक सरकार इस विकल्प को फिलहाल अपनाना नहीं चाहती। एमटीएनएल भी खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए समय समय पर कुछ कोशिशें करती रहती है। जैसे हाल ही में उसने सभी बैंकों से अपने टोटल लोन का 60% माफ करने की अपील की थी, लेकिन बैंकों ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया और बदले में 20% लोन माफ करने का ऑफर दिया। लेकिन ये भी अनिश्चित है, क्योंकि एमटीएनएल एक तिमाही में जितना नुकसान उठा रहा है उससे बहुत कम उसकी सालाना कमाई हो रही है। आज एमटीएनएल के पास इंडियन वायरलाइन ग्राहकों की सिर्फ 5.2% हिस्सेदारी मौजूद है, जिसमें लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड सेवाएं आती हैं, जबकि वायरलेस में इसकी सिर्फ 0.1% ही हिस्सेदारी है, जो बिल्कुल ना के बराबर है। साल 2019 से 2025 तक एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपनी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश भी की थी, जिससे कुल 12,984 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, लेकिन ये पैसे पर्याप्त नहीं है। कंपनी अब बीएसएनएल के अधीन एक सब्सिडरी कंपनी की तरह काम कर रही है। सरकार ने इसे बंद करने से इनकार किया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि एमटीएनएल को अपनी देनदारियां चुकानी होंगी। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि एमटीएनएल ने 24,000 करोड़ के सॉवरीन गारंटेड बॉन्ड्स भी इशू कर रखे हैं, जिनकी मैच्योरिटी टर्म साल 2034 तक की है। ऐसे में कंपनी को बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। एमटीएनएल मुंबई के पूर्व कर्मचारी अशोक मेहता के हॉल के किनारे रखे एक टेबल पर आज भी एमटीएनएल का पुराना लैंडलाइन टेलीफोन रखा हुआ है, जिसे वो क्रोशिया से बने सफेद गोल कपड़े से ढक कर रखते हैं, जिसे देखकर वो कभी कभी उदास हो जाते हैं और कहते हैं ये फोन उनके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, एक युग की याद है। वो बताते हैं कि अब मेरे बच्चे जियो और एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं, एमटीएनएल का नाम उन्हें याद भी नहीं है। एमटीएनएल की कहानी भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने की है, सक्सेस के शिखर तक पहुंचने की है, नवरत्नों में शुमार हो जाने की है। लेकिन आज ये तकनीकी पिछड़ापन, नौकरशाही और कंपटीशन की भेंट चढ़ गई है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अब एमटीएनएल का भविष्य अनिश्चित है। इस वीडियो में इतना ही। एमटीएनएल से जुड़ा ये किस्सा लिखा था मेरे साथी हिमांशु दुबे ने और इसे कैमरा के पीछे शूट किया है मेरे साथी आनंद ने। एमटीएनएल की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर गाँव। शुक्रिया।